नमस्कार एवरीवन, उत्कर्ष श्रीवास्तव दिस साइड एंड आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं समास को बहुत ही कम टाइम के अंदर। बहुत छोटा सा टॉपिक है, 4 नंबर का टॉपिक है। समास बेसिकली क्या होता है, जब हम दो या दो से अधिक शब्दों को आपस में मिलाकर एक नया मीनिंगफुल शब्द बना देते हैं, उसको हम समास कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में अलग अलग अर्थ रखने वाले शब्दों से एक नया शब्द बना देना, वो हमारा समास है। जैसे भरपेट है, भर शब्द अलग था, पेट अलग था, इन दोनों को मिला के हमने भरपेट बना दिया, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, समास हो गया। और जिन शब्दों को मिलाकर हम नया शब्द बनाते हैं, अगर हम वापस से उन शब्दों को तोड़ दें तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं समास विग्रह। वापस से समास को अलग अलग करना। समास जो हमारे सिलेबस में आने वाले हैं वो 6 प्रकार के हैं। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, बहुब्रीहि। ये सभी बहुत इजी है, इनके लिए बहुत सिंपल से ट्रिक्स चलते हैं जो मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले हम कुछ इजी को अटेम्प्ट करते हैं। नंबर 1 इज अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, आई डोंट नो आपको कंफ्यूजन होती है नहीं होती है, बट मैं बहुत सिंपल तरीका बताऊं इनको पहचानने का। इन समास में या इन शब्दों में आपको पहला शब्द ऐसा मिलेगा जिससे बहुत सारे शब्द बनते होंगे। बेसिकली एक समास में दो पद होते हैं। पहला पद होता है जिसको पूर्व पद कहते हैं और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। क्योंकि समास दो या दो से अधिक शब्दों से बना है, तो पहले शब्द को हम पूर्व पद कहते हैं जो पहले आता है, और दूसरे वाले शब्द को हम उत्तर पद कहते हैं जो बाद में आता है। तो बेसिकली किसी भी समास में अगर जो पूर्व पद है यानी पहले वाला पद है वो ऐसा है जिससे कई सारे शब्द बन सकते हैं। जैसे यहाँ पे प्रति है, प्रतिदिन, प्रतिकूल, प्रतिकर, तो यहाँ प्रति से बहुत सारे शब्द बन रहे हैं। आरंभ, आजन्म, आजीवन, तो आ से बहुत सारे शब्द बन रहे हैं। तो ऐसे समास जहाँ पर पहले पद से बहुत सारे शब्द बनते हैं, वहाँ पर कौन सा समास होगा, वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। और इसीलिए हम कहते हैं ऐसे ऐसे जो समास आते हैं उनकी शुरुआत अनु, प्रति, यथा ऐसे किसी से होती है। बहुत ही क्लियर है। एग्जाम्पल अभी हम देखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको समझ आ जाएगा। देन द्विगु समास। द्विगु समास को पहचानना सबसे ईजी होता है। ये वो समास होते हैं जिनमें जो पहला पद होता है वो संख्यावाचक होता है, यानी जो किसी न किसी संख्या के बता रहा होगा। जैसे मैंने बोला तिरंगा, तिरंगा का तीन तीन बता रहा है। दोपहर दो आ रहा है इसमें। चौराहा में 4 आ रहा है। सप्ताह में सप्त 7 आ रहा है। नवरात्र में 9 आ रहा है। तो द्विगु समास कौन सा होता है, जिनमें जो पहला पद होता है वो संख्यावाचक होता है। इसके और भी एग्जाम्पल है, चतुर्वेद में 4, त्रिलोक में 3, पंचवटी, अठन्नी, सतसई, चारपाई, तिमाही, तिरंगा, पंचतंत्र, नवरत्न, ये सब क्या है हमारी, ये सब में पहले पहला जो पद है वो हमारा संख्यावाचक है। ठीक है। फिर आता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है, इसकी कोई खास पहचान नहीं होती, बस आपको इतना याद रखना होता है, इस समास में एक डैश साइन आपको मैक्सिमम केसेस में देखने को मिलता है। जैसे माता पिता हो गया तो एक डैश साइन। ठंडा गर्म, अभी मैंने एक एग्जाम्पल देखा था, उसमें धूप दीप आया है, तो एग्जामिनर ने थोड़ी सी इसमें क्या दिखाया है, स्मार्टनेस दिखाई है, उन्होंने डैश साइन नहीं लगाया। लेकिन अगर डैश साइन लगा नहीं मिले आपको कहीं पर, तो उसको कैसे चेक किया जाता है, सिंपली आपको जो दो शब्द दिख रहे हैं उस समास में, उनके बीच में और या लगा के देख लो, या तो और लगा लो या तो या लगा लो, और अगर बात बन रही है तो ठीक है। जैसे माता पिता, माता और पिता, बात बन रही है। ठंडा गर्म, ठंडा और गर्म, ठंडा और गर्म नहीं, ठंडा या गर्म। नदी नाले, नदी और नाले। तो अगर आपको द्वंद्व समास की पहचान करनी है तो वैसे तो इनकी पहचान ये होती है कि इसमें जो दोनों पद होते हैं, पहला पद और दूसरा पद, दोनों प्रधान होते हैं, दोनों मेन होते हैं। और इनकी पहचान क्या होती है, अगर आप इनमें और या लगाकर देखोगे तो इनसे मीनिंग निकलेगी। ठीक है। और एक और पहचान क्या होती है, बेसिकली इनमें डैश मिलता है, अगर डैश ना मिले तो और या लगाकर देख लो। बहुव्रीहि समास क्या होते हैं, ये वो समास होते हैं जो किसी तीसरे की ओर इंडिकेट करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, जो कोई शब्द होगा ना, वो शब्द किसी तीसरी चीज की ओर इंडिकेट करेगा। जैसे मैंने बोला दशानन, दशानन का मतलब है जिसके 10 सर हैं, यानी ये रावण की ओर इंडिकेट कर रहा है। तो ये वो समास होते हैं जो मिलकर किसी तीसरे पद की ओर या किसी तीसरे शब्द की ओर इशारा करते हैं। जैसे मैंने बोला त्रिलोचन, तो त्रिलोचन कौन है, जिनके 3 नेत्र हैं, यानी शिव जी हो गए। चक्रधर, जो चक्र को धारण करे हैं, वो विष्णु जी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो समास है ये मिलकर किसी तीसरे शब्द की ओर इशारा कर रहा है, उसको बोलते हैं बहुव्रीहि समास। ये भी समझना बहुत आसान होता है। तो द्विगु समास आप समझ गए, बहुव्रीहि समास आप समझ गए, द्वंद्व समास आप समझ गए, अव्ययी भाव आप समझ गए। अब आते हैं दो इजी वन पे, कर्मधारय और तत्पुरुष। कर्मधारय और तत्पुरुष लोगों को कठिन लगते हैं बट बहुत ईजी होते हैं। एक्चुअली कर्मधारय समास में क्या होता है, या तो तुलना होती है या फिर विशेषता बताई जाती है, दो में से एक होता है। जनरली क्या होता है, या तो जो पहला पद जो होता है वो दूसरे की विशेषता बताता है, या जो पहला पद होता है वो तुलना कर रहा होता है दूसरे की। ये सिंपल सा तरीका है इसको समझने का। तो कहीं पर अगर आपको जैसे मान लो लिखा लिखा मिल गया महात्मा, तो महात्मा में जो पहला पद है वो है महा, यानी महान, और आत्मा, महान है जो आत्मा, तो यहाँ पर तुलना हो रही है। नील गगन, नीला है जो गगन, तो यहाँ पर विशेषण बताया जा रहा है। तो कर्मधारय समास में क्या होता है, या तो जो पहला पद है वो विशेषण बताता है दूसरे पद की, या फिर वो तुलना करवाता है। सिंपल सा रिलेशन है, इसके आप कुछ एग्जाम्पल पढ़ोगे आपको समझ आएगा। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, तुलना हो रही है। महादेव, महान है जो देव, तुलना हो रही है। चरण कमल, कमल के समान चरण, अगेन तुलना हो रही है। देह लता, देह रूपी लता, तुलना हो रही है। तो बेसिकली कर्मधारय समास क्या होते हैं, जिनमें तुलना करी जाती है या एक से दूसरे की विशेषण बताया जाता है, सिंपल सा। और तत्पुरुष समास क्या होते हैं, तत्पुरुष समास एक्चुअल में बड़े ईजी होते हैं, क्योंकि अगर आप ये 5 समझ गए और आपको कभी कोई समझ नहीं आ रहा है कि ये तत्पुरुष होगा या नहीं होगा, तो आप उस पर ये 5 चेक करके देख लो। अगर वो 5 में से नहीं है तो तत्पुरुष ही होगा। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, लेकिन फिर भी हम इसको समझ लेते हैं। तत्पुरुष समास क्या होते हैं, इन समास में कोई ना कोई
शब्द छिपाए हुए होते हैं। जैसे मैंने बोला मूर्तिकार, तो इसके बीच छपा हुआ है मूर्ति को बनाने वाला मूर्तिकार होता है, ठीक है। ये जो समास होते हैं ये अपने अंदर कुछ शब्द छिपाए होते हैं, जैसे का, के लिए, को, के द्वारा, ऐसे शब्दों को छुपाए हुए होते हैं, इसीलिए हम इनको थोड़ा सा समझने में डिफिकल्टी हो जाती है। लेकिन अगर एक बार ध्यान से देख लिया जाए तो हमको पूरा रियलाइजेशन हो जाएगा। जैसे मैं बोलूँ शिवालय, शिवालय का मतलब है शिव का आलय, शिव जी का घर। तो ये क्या हो गया, बेसिकली ये हमारा तत्पुरुष समास हो गया। क्यों? क्योंकि अपने अंदर एक का को छिपाए हुए था। तो शिवालय बहुत सिंपल है अंडरस्टैंड करने को। काल जयी, काल को जीतने वाला, तो ये काल जयी के बीच में को जीतने ये शब्द छिपाए हुए था। आत्मघाती, खुद को मारने वाला। राजद्रोही, राजद्रोह करने वाला। खाना, हलवाई, खाने को बनाने वाला। तो ये यहाँ पे क्या आपको शब्द छिपे हुए मिल रहे हैं। तो ये तत्पुरुष समास में क्या होता है, इन शब्दों के बीच में आपस में कोई ना कोई शब्द छिपे हुए मिलते हैं। और अगर आपको कभी तत्पुरुष में डिफिकल्टी होती है समझने में, तो पहले 5 को इतने अच्छे से समझ लो। पहले 5 में 4 तो बिल्कुल ही आसान है, अव्यय भाव वो सब वाले, कि आप आसानी से जज कर सकते हो कि तत्पुरुष होगा या नहीं होगा। इसके हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन, ये सब PYQ से आए हैं लास्ट ईयर के पेपर से। शिवालय समस्त पद में कौन से समास का उदाहरण है? शिवालय का क्या मतलब है? शिव का आलय। इनको जब एक दो बार आप पढ़ोगे आपको आइडिया लगेगा। शिव का आलय यानी शिव का घर, इसका मतलब ये कौन सा समास है? शिव का घर, यानी का को छुपाए हुए था, तो ये हमारा तत्पुरुष समास है। देश निर्वासित इस समस्त पद का विग्रह होगा। इसको हमें तोड़ना है। देश निर्वासित तो क्या होगा? देश हेतु निर्वासित, देश को निर्वासित, देश पर निर्वासित, देश से निर्वासित। आपने मूवीज में देखा होगा जनरली इसमें बोला जाता है देश निर्वासित का मतलब है देश से निर्वासित, ठीक है। फिर आता है हमारा तीसरा। अब तीसरा हमारा मैच द फॉलोइंग है, जैसे नरसिंह, धूपदीप, दानवीर, आजन्म। इसको मैच करना है हमें तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कर्मधारय और द्वंद्व समास से। अब आपको मान लो इनमें से नहीं आ रहा, इस आपको नहीं समझ आ रहा तत्पुरुष कौन है, कर्मधारय कौन है, पर आप अव्ययी भाव तो पहचान सकते हो, क्योंकि अव्ययी भाव में क्या होगा, पहला पद ऐसा होगा जिससे बहुत सारे शब्द बनते होंगे। तो क्या इनमें ऐसा कोई है? जी हाँ, आजन्म है। आजन्म यानी फोर्थ वाला है जो क्या होगा, अव्ययी भाव होगा। तो अब आपको पता चलेगा फोर्थ का सेकंड होगा। तो अब आप एलिमिनेशन करो, आप सारे ऑप्शंस में देखो, जहाँ जहाँ फोर्थ में सेकंड दिया है उन्हीं में से एक आंसर होगा। यानी ए तो नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, यानी बी और सी में से एक होगा। तो अब आप आंसर के 50% करीब पहुंच गए। अब आपको बी और सी में से पता है कि एक होगा। अब अव्ययी भाव आप समझ गए। अब आपको पता है द्वंद्व पता करना थोड़ा सा आसान है एज कम्पेयर टू कर्मधारय एंड तत्पुरुष। तो आप द्वंद्व समास पे जाओगे। द्वंद्व समास आप देखोगे कोई मिल रहा है, नरसिंह। द्वंद्व समास पहचानने के लिए क्या करते हैं, अगर डैश साइन नहीं है तो हम या और लगा के देखते हैं। तो नर और सिंह कोई मतलब नहीं है, नर या सिंह कोई मतलब नहीं है, दान और वीर, दान या वीर कोई मतलब नहीं है, धूप और दीप यहाँ प्रॉपर मतलब निकलता है। और एक्चुअल में इनके पीछे डैश साइन आता है, बट एग्जामिनर ने थोड़ा सा इसमें स्मार्टनेस दिखाई है, क्लेवरनेस दिखाई है, यहाँ पे उसने नहीं डाला डैश का साइन। तो इसमें आपको क्या पता चल गया कि जो सेकंड वाला है वो फोर्थ ऑप्शन से मिलता है। आपका आधे से ज़्यादा काम पूरा ही हो गया। आपको पहले पता चल गया था अव्ययी भाव कौन सा है, पता चल गया द्वंद्व कौन सा है। तो अब आप इजीली जाओगे और क्या करोगे, टिक कर लोगे ऑप्शन नंबर किस पर, ऑप्शन नंबर 3 पर। सिंपल सा आपका काम खत्म हो जाता है वहीं पर, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं मेघनाथ किस समास है। मेघनाथ का समास विग्रह, मेघनाथ का समास विग्रह अगर आपने कभी थोड़ा सा भी रामायण पढ़ी होगी तो आपको आइडिया होगा मेघनाथ कौन था, रावण का पुत्र था। तो अगर कहीं पर मैं मेघनाथ बोल रहा हूँ तो मैं किसी तीसरे की ओर इशारा कर रहा हूँ, रावण के पुत्र की ओर इशारा कर रहा हूँ। तो इसमें कौन सा समास होगा, सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास होगा तो एक ही ऑप्शन है बहुव्रीहि, यानी ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से द्विगु समास का उपयुक्त उदाहरण। द्विगु समास कौन सा होता है जिसमें पहला अक्षर नंबर होता है। घी शक्कर नहीं होगा, पतझड़ नहीं होगा, मृगलोचन नहीं होगा, नवनिधि, नव मतलब 9, ये हो जाएगा हमारा। अगला सवाल अगर हम देखें, स्वर्ण पदक समस्त पद कौन से समास का उदाहरण। स्वर्ण पदक यानी क्या होता है, स्वर्ण का पदक, स्वर्ण का पदक। तो ये अपने बीच में का छुपाए हुए था। तो ऐसे जो समास होते हैं जो अपने बीच में किसी शब्द को छुपाए होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, तत्पुरुष बोलते हैं। जाने आजीवन समस्त पद का समास फिर आजीवन, आजीवन कौन सा समास होगा, आजीवन में आ रहा है और आ से कई सारे शब्द बनते हैं, तो ये कौन सा हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। भला मानस समस्त पद का विग्रह क्या होगा। भला मानस क्या होता है, भला है जो मानस, भला है जो इंसान। सिंपल है, ये तो बहुत ईजी था। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर। उसके बाद निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और सही जोड़ों को जोड़िए। घोर तपस्या बहुव्रीहि समास, सिनेमा घर कर्मधारय समास, पंजाब द्विगु समास, क्रोधाग्नि अव्ययी भाव समास। तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा, इसमें आपको सबसे इजी कौन सा होता है, एक्चुअली द्विगु समास होता है पहचानना। तो सबसे पहले द्विगु पे जाओ, अगर द्विगु से बात बन गई तो डन है। तो द्विगु पे आपने देखा पंजाब, पन यानी कि 5। पंजाब बेसिकली क्या है, 5 नदियों से, पंजाब का मतलब 5 नदी से है। तो यहाँ पे आपको पन दिख रहा है यानी 5, तो यहाँ पे ये द्विगु समास ही होगा, क्योंकि पहला जो पद है वो क्या है, संख्यावाचक है। निम्नलिखित में से त्रिलोचन समस्त पद का सही। त्रिलोचन मैंने बताया था बहुव्रीहि समास में, जिनके 3 नेत्र हैं और वो कौन है, शिव जी। तो ये कौन सा हो जाएगा, हमारा बहुव्रीहि समास हो जाएगा। और इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, 3 है लोचन जिसके। एक तो इसको आप 1-2 बार जब प्रैक्टिस करोगे, देखो द्विगु समास पहचानना आसान है, द्वंद्व समास पहचानना आसान है,
अव्ययी भाव समास पहचानना आसान है और बहुब्रीहि समास पहचानना आसान है। अब बचे हमारे कर्मधारय और तत्पुरुष। तो या तो कर्मधारय पे आप थोड़ी सी परफेक्शन ले आओ या तत्पुरुष पे ले आओ, उससे आपका पूरा काम बन जाएगा। और पूरे सवाल सिर्फ कर्मधारय तत्पुरुष पर तो आएंगे नहीं, इन समास पर भी आएंगे। तो इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। थैंक यू।